नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं सुमन द्विवेदी को लखनऊ से। हम लखनऊ वाले ना मुसीबतों में भी मुस्कुराने का बहाना ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने देश दुनिया को चौंका दिया है, इसलिए सावधानी बरतें। चेहरे पर मास्क लगाएं, कानों में ना लटकाएं। साथ ही साथ किसी भी चीज़ को छूने से पहले सैनिटाइज करें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और शारीरिक और सामाजिक दूरी का पालन करें। बेवजह पुलिस के डंडों से बचें। इस तरह की खबरें रोज़ टीवी चैनलों पर आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, रेडियो पर भी। रेडियो की बात चली तो मैं आपको बता दूं कि रेडियो जॉकी की दुनिया अपने आप में बड़ी दिलचस्प दुनिया है। इसमें श्रोता सुनने वाले की एक छवि अपने दिमाग में बिठा लेता है और उसी के अनुरूप अपनी एक नई दुनिया गढ़ लेता है। वो सोचता है कि जैसा बोलने वाला है वैसे ही वो दिख भी रहा होगा, और इसी के चलते वो उनके द्वारा दी गई हिदायतों को पूरी शिद्दत से मान लेता है, क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी मधुर होती है। ऐसी ही एक मधुर आवाज़ की मल्लिका आरजे पारुल आज हमारे साथ हैं। आरजे पारुल ऑल इंडिया रेडियो एफएम में रेडियो जॉकी हैं और साथ ही साथ स्टेज एंकर भी हैं, और भी बहुत कुछ कर रही हैं वो देश के लिए। इस सिलसिले में हम उनसे आगे बातें करेंगे। आइए जानें कि पारुल किसको अपना आदर्श मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। पारुल, आप हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं हूँ पारुल शर्मा और मैं झांसी में जन्मी हूँ। झांसी की जब बात आती है तो झांसी की रानी के बारे में सभी सोचने लगते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि झांसी की लड़कियों में एक कुछ अलग कर गुजरने का एक जज्बा है जो मैंने नोटिस किया है, और एक ताकत, एक हिम्मत सभी लड़कियों, लगभग सभी लड़कियों में है। तो मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, 22 साल तक विधायक रहे हैं, श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी, नेताजी के नाम से और बुंदेलखंड के गांधी के नाम से भी उनको जाना जाता है। उनसे मैंने हमेशा यही सीखा कि जीवन एकदम सादा हो, कुछ विचार हो, और बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ उन्होंने जी। वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने भी जी। पापा ने हमेशा यही बात सिखाई है कि जब तक आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो आपको किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम ज़रूर करिए और काम करिए ज़रूर। आपके पास कितना भी पैसा हो, काम ज़रूर करिए, निठल्ले ना बैठे रहें घर में। मम्मी ने हमेशा ये सिखाया कि रिश्तों को जोड़ते हुए चलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, और हाँ, काम ज़रूर करो। हमेशा हम तीनों बहनें रही हैं तो मम्मी ने हमेशा इनकरेज किया है हमको। गाड़ी सिखाने का सारा श्रेय मम्मी को जाता है, कितनी सारी चीज़ों का श्रेय मम्मी को जाता है। पापा को जाता है कि बोल्ड रहो, डरो नहीं किसी से। तो ये सारी चीज़ें मम्मी पापा ने दी। कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम लड़कियां हैं, मगर ये एहसास भी नहीं होने दिया कि हम लड़के हैं। ये तुलना क्यों करनी? लड़कियों को लड़कियों ही की तरह रखो, लड़कियों को लड़कों की तरह क्यों रखना है? ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। तो हमेशा मम्मी पापा ने यही बात कही है, और इसीलिए जो मेरा फाउंडेशन है वो मम्मी पापा के नाम पे मैंने रखा है, उषा महेश फाउंडेशन, जिससे लोगों को ये भी लगे कि लड़कियां भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। तो उषा महेश फाउंडेशन के अंतर्गत मैं बहुत सारे काम करने मैंने शुरू किए हैं, जिसमें पहला काम यही है कि लड़कियों को एम्पावर करना कितना ज़रूरी है। तो आई एम डूइंग दैट इन ग्रामोफोन। मैंने काफ़ी सारा फीमेल स्टाफ रखा है, लड़कियों को ट्रेनिंग देनी, फ्री ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, म्यूज़िक की एंड स्किल की, कम्युनिकेशन स्किल, एंकरिंग, इनकी मैं फ्री ट्रेनिंग लड़कियों को दे रही हूँ, सो दैट लड़कियाँ सीखें भी और काम भी करें, तो उनको उसका पेमेंट भी मिले। आप बहुत नेक काम कर रही हैं पारुल। बेटियों के बारे में सोचना, उन्हें आगे बढ़ने के पूरे अवसर देना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आपकी भी एक बेटी है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मेरी भी एक बेटी है 18 साल की, आली।
बहुत सारी मन्नतों के बाद देवी माँ से काफ़ी सारी मन्नतें की थी कि मुझे एक बेटी चाहिए, और वो मुझे मिली। और आली को भी यही परवरिश देती हूँ कि कुछ अच्छा करे, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करे, पढ़ लिख के ठीक है पैसा कमाए, ज़रूरी है वो, लेकिन खुश ज़रूर रहे। वो जो भी करे वो खुश रहे, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, समाज को कुछ देने की भी बहुत आवश्यकता है। पारुल, कई बार देखा गया है कि हम जो करना चाहते हैं और जो बनना चाहते हैं उसकी शुरुआत वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। मेरा अभिप्राय पेशे से। आज आप कामयाब रेडियो जॉकी हैं। ये आपकी पहली पसंद थी या पहली पसंद कुछ और थी? अगर पेशा इस बात से हम डिसाइड करते हैं, इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमने पढ़ाई क्या की है, तो फिर मुझे न्यूट्रिशनिस्ट कहा जाएगा, क्योंकि मैं मास्टर्स हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन में। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट से एक आरजे का सफ़र कैसा रहा? शुरू में मैंने प्रैक्टिस की, काफ़ी इंटरेस्ट था भी, लेकिन म्यूज़िक की तरफ जो मेरा एक इंटरेस्ट था वो बचपन से था। स्कूल में काफ़ी सारे एलिक्यूशंस, डिबेट्स, सिंगिंग, डांस, एक्स्ट्रा करिकुलर जिसको आप को करिकुलर कहते हैं, उन एक्टिविटीज़ में मेरा रुझान शुरू से था। तो जो भी मैं जैसा भी मैं बोलती थी, मेरा प्रोनाउंसिएशन, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टेज फियर, ये सब गायब किया स्कूल ने। तो मैं पूरा इसका क्रेडिट अपनी टीचर्स को देती हूँ, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे स्कूल ने दिया। सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल, तब था हाई स्कूल, अब इंटर कॉलेज है, झांसी की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरी टीचर्स को इसका श्रेय देती हूँ मैं। तो वहाँ से वो स्टेज फियर निकला। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे मैंने कहा मेरी अच्छी थी, कुछ वहाँ इम्प्रूव भी हुई, और म्यूज़िक में शुरू से इंटरेस्ट था। पढ़ाई की न्यूट्रिशन में, लेकिन उसके बाद कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, हॉस्टल लेवल पे थोड़ा बहुत एंकरिंग करती रही, गाना गाती रही। उसके बाद शादी होकर लखनऊ आई, तो कुछ ख़ास स्कोप यहाँ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट नहीं मिला, जो महाराष्ट्र साइड है। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा ट्राई किया जाए। कुछ दिन मैंने काउंसलिंग की, डाइट काउंसलिंग भी की। डाइट काउंसलिंग भी क्या है? कम्युनिकेशन है ना? तो आपकी स्किल कैसी है, इस पर भी तो डिपेंड करता है कि आप अपनी बात कैसे अगले तक पहुंचा रहे हैं। तो फिर उसके बाद ऑडिशंस की डेट आई और मेरा सिलेक्शन हो गया, और तब से मैं ऑल इंडिया रेडियो FM रेनबो में रेडियो जॉकी हूँ, और इसके अलावा एक स्टेज एंकर भी हूँ। तो उसके बाद ग्रामोफोन का सफ़र जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, कि म्यूज़िक जो है वो एक कॉमन फैक्टर रहा हर चीज़ में। शुरू से एक म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट रहा वो एक कॉमन फैक्टर रहा। तो इसी से ग्रामोफोन आया। ग्रामोफोन का इजाद कैसे हुआ? जब आफ्टर 40 मैं एक म्यूज़िक टीचर ढूंढने निकली, क्योंकि मेरा बड़ा मन था, मेरी मम्मी का बहुत मन था एक्चुअली कि मैं म्यूज़िक सीखूं, जो मैं कभी नहीं सीख पाई। स्कूल में, हॉस्टल में, फिर शादी के बाद वैसे हो गई। तो आफ्टर 40 आई थॉट कि चलिए हम म्यूज़िक सीखते हैं। तो जब मैंने सीखने की कोशिश की, बाहर गई टीचर ढूंढने, तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ मुझे ढूंढना। बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट नहीं दिखा किसी को अब 40 को सिखाने का। तो मुझसे कहा गया कि अभी आपको क्यों सीखना है, आपकी अपनी डॉटर, जो मेरी डॉटर है 18 ईयर ओल्ड, आप उसको सिखाइए, आपको क्यों सीखना है। खैर किसी तरह मेरे गुरुजी मुझे मिले, सरदार देवेंद्र सिंह जी, और बड़े प्यारे इंसान हैं। उनका और मेरा खासकर के जो एक क्लासिक गानों का जो एक शौक है वो हमारा कॉमन था। उनके साथ मैंने 3-4 महीने सीखा होगा। उसके बाद वही प्रॉब्लम कि बैचेस जो बनते थे वो यूजुअली ब्रेक हो जाते थे, किसी भी रीज़न से हो। पर यूजुअली ये होता था कि मेरे साथ जो लड़कियां होती थी मुझसे बहुत यंग थी, वो मुझसे आधी उम्र की लड़कियां थी, उनके साथ सीखती थी। और उनका टेस्ट अलग, मेरा टेस्ट हेमंत कुमार साहब का, और उनका टेस्ट समझ लीजिए अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल वाला। तो बहुत ज़्यादा वो टेस्ट मैच नहीं किया, या जो भी रीज़न होता। मुझे एक हिचक भी थी कि मैं नहीं सीख पा रही हूँ, वो इतनी जल्दी पिकअप कर रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तब मुझे लगा कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ एक ही एज ग्रुप के लोग सीखें संगीत, कोई भी और कला,
लिखना, पेंटिंग करना, डांस करना। तो इसलिए अबव 35 का जो ये कॉन्सेप्ट है कि अबव 35 ईयर ओल्ड ग्रामोफोन उन्हीं के लिए है, ख़ास उनके लिए। तब ये मुझे ख्याल आया कि चलिए एक ऐसी जगह बनाई जाती है। मम्मी को फिर हमने खो दिया। मम्मी के बाद क्योंकि हम तीनों सिस्टर्स ही हैं, हमारा भाई नहीं है, तो पापा को हम लोग अपने पास थोड़ी बारी बारी लड़ाई होती थी कि कौन किन के साथ ज़्यादा रहेंगे। तो पापा हमारे साथ जब यहाँ आए, पापा वॉज अ बिग फूडी। बस कहीं अगर बाहर जाना हो तो पापा बाहर चल रहा है या कुछ खाना है तो आंखों में एकदम से चमक सी आ जाती थी पापा की। तो बाहर तो ले जाते थे, लेकिन वही प्रॉब्लम्स की व्हील चेयर नहीं जा पा रही कैफे के अंदर या जहाँ भी जाते थे, लाउड म्यूजिक, धुआं, हुक्का, ये सब चीज़ें चलती रहती। तो कोई जो माहौल था वो उसके अनुकूल नहीं था। खाना जो ऑर्डर होता था यूजुअली वही फ्रोज़न फूड, कुछ फ्रेश फूड की अगर हम बात करें या हेल्दी फूड की बात करें तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो मुझे इसका ख्याल आया कि क्यों ना रसोई भी एक इंक्लूड की जाए, एक साफ़ सुथरी रसोई जिसमें हेल्दी खाना मिल सके। तो यहाँ से ग्रामोफोन का, जैसे मैंने कहा, इजाद हुआ। लिखने पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक रखती हूँ, तो इसलिए साहित्य को भी इंक्लूड किया गया ग्रामोफोन। तो इसलिए ग्रामोफोन जो है, पारुल्स ग्रामोफोन, वो संगीत, स्वाद और साहित्य को मिला के एक जगह बनाई गई है, कनेक्टिंग प्लेस है, एक ऐसी जगह जहाँ मिडिल एज्ड एंड सीनियर सिटीजन्स अबव, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, मगर अबव 30 अगर आप अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू करना चाहते हैं तो ग्रामोफोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ से एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, उसके बाद एनआरजे और फिर ग्रामोफोन ऐसे बना। पारुल, आपने बताया कि आपको संगीत में रुचि थी, जिसके लिए आपने बहुत संघर्ष किया, सीखा। तो आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगी हमारे दर्शकों के लिए? गुनगुनाइए कुछ। अभी आपने बताया कि संगीत, साहित्य और स्वाद का अनूठा संगम है ग्रामोफोन। तो जाहिर सी बात है, अपने आप में नायाब है ये स्पेशल बना कैसे, ये बताइए आप हमारे दर्शकों को। पारुल्स ग्रामोफोन स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये खास जगह बनाई है एक खास वर्ग के लिए, मिडिल एज्ड एंड सीनियर सिटीजन्स। मुझे लगता है जहां आजकल सब कोई यंगस्टर्स को टारगेट कर रहा है, वहां मैंने इनके बारे में सोचा। मिडिल एज्ड एंड सीनियर सिटीजन्स 30-35 प्लस। तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा म्यूजिक एरिया, जहाँ पर सीखा जा सकता है संगीत, और वर्कशॉप्स हम यहाँ कर सकते हैं। कैफे एरिया में हम थिएटर वर्कशॉप्स कर सकते हैं। ये खास मैंने थोड़ी लो सिटिंग बनवाई है, सो दैट उठने बैठने में हमारे जो बुजुर्ग जन हैं उनको तकलीफ ना हो। तो फिलहाल वोकल म्यूजिक है भी, और गिटार है, हारमोनियम है, कीबोर्ड और तबला, ढोलक, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सीखा जा सकता है, और ये एक छोटा सा रिकॉर्डिंग रूम है जहाँ पर हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप अपना गाना, अगर आप शौकीन हैं और आप गाना सीख चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ में एक एल्बम बननी चाहिए, तो आप यहाँ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आप अपनी पोइट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोरीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट स्पेशल एरिया इज फॉर रिकॉर्डिंग। ये हमारा कैफे एरिया है, लेकिन म्यूज़िक से ही रिलेटेड सिंस हम बात कर रहे हैं, तो ले चलती हूँ आपको अपने परफॉर्मिंग एरिया। ये है हमारा परफॉर्मिंग एरिया, जहाँ आप गा सकते हैं। माइक है, लिरिक स्टैंड है ये, तो यहाँ पर आप गा सकते हैं। अपनी कोई पोइट्री आप सुनाना चाहते हैं, कोई स्टोरी सुनाना चाहते हैं, अपनी कोई भी बात कहना चाहते हैं, सो दिस एरिया इज स्पेशली फॉर यू। जैसे मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बहुत प्रोफेशनल्स के लिए ये मंच नहीं है। आ सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने कभी माइक पे कभी कुछ बोला ही नहीं है, कभी गाया ही नहीं है,
ये तमन्ना सिर्फ दिल में रह गई कि काश हम गाते या कुछ कहते, तो ये खास उनके लिए है। यहाँ हम बुक रीडिंग्स भी कर रहे हैं। अगर आप लिखने की शौकीन हैं, अगर आप स्टोरी लिखती हैं या फिर पोइट्रीज वगैरह लिखती हैं, तो आप यहाँ पर अपनी बुक रिलीज भी कर सकती हैं। ये खास एरिया आप जो देख रहे हैं, छोटे छोटे एरिया जो हमने बना रखे हैं, यहाँ म्यूज़िक से रिलेटेड हर चीज़ है। फॉर एग्जांपल टेप रिकॉर्डर जब विलुप्त ही हो चुका है, वॉकमैन देख सकते हैं आप, कैसेट्स देख सकते हैं, रेडियो देख सकते हैं, इस तरफ आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इस तरफ कुछ पुरानी चीज़ें हैं, लैंटर्न्स वगैरह जो गायब ही हो गए हैं। छोटे छोटे मिनिएचर हमने कुछ चीज़ें रखी हैं जो रसोई से संबंधित हैं, ये है। और ये एक ग्रामोफोन का कहना चाहिए एसेंस है। ग्रामोफोन एक ठौर है सुकून का, कुछ सीखने की वो ख्वाहिशें जो पूरी नहीं कर पाया, या फिर वो हुनर जो जमाने को नहीं दिखा पाया, तो ये है वो ठिकाना जहाँ आपकी दूसरी पारी की है पूरी तैयारी। संगीत, स्वाद, साहित्य और कला के साथ साथ ग्रामोफोन आपको मौका देता है खुद में खुद को ढूंढने का, अपने सपनों को फिर से जीने का, और खोती जा रही संस्कृति और प्रेम को संजोने का। तो ये हमारा कैफे एरिया। आइए अब आपको ले चलते हैं किचन के एरिया की तरफ। जैसा आप देख सकते हैं कि ये कैफे एरिया, यहाँ पर आराम से बैठ के आप खा सकते हैं। और रसोई जो है हमारी छोटी सी रसोई है, उसमें क्या क्या स्वाद पकते हैं अक्सर वो, जी हाँ, ये मटके का पानी है। मैंने बोला जो विलुप्त हो रही हैं चीज़ें, उनको हम थोड़ा सा वापस लाने की कोशिश में। तो ये है हमारी छोटी सी रसोई, जहाँ हमारा साफ़ सुथरी रसोई, जहाँ हमारा खाना वगैरह बनता है। और पूरी कोशिश ये रहती है, मिनिमम हमने प्रिजर्विंग एरिया रखा है, क्योंकि हर चीज़ हम चाहते हैं कि बिल्कुल फ्रेश बने और यहाँ पर सर्व हो। जो हमारा मेन्यू है वो काफ़ी कुछ देसी है। बैक टू द रूट्स इज़ द कॉन्सेप्ट, बैक टू द रूट्स। और जो भी खाना है देसी, सिंपल, जैसे सत्तू का पराठा, आलू बैंगन का चोखा और सिलबट्टे की चटनी। तो सिलबट्टे पे हम प्रॉपर चटनी बनाते हैं। और पुरानी कुछ डिशेस जैसे करेल, निमोना, इस तरीके की चीज़ें भी हमारे कैफे में। आइए अब आपको ले चलती हूँ टुवर्ड्स द थर्ड एरिया। आपने संगीत देखा, आपने स्वाद देखा, और अब देखिए साहित्य। ये हमारी छोटी सी लाइब्रेरी है हमारी, जहाँ आप अगर पढ़ते हैं तो शौक फरमा सकते हैं। जो भी आपका मन है, कभी आप आइए, आराम से पढ़िए, आराम से बैठिए। यहाँ पर रॉकिंग चेयर है, आराम से आप बैठिए। घंटों अगर आप पढ़ने की शौकीन है तो आप बहुत देर तक यहाँ आराम से बैठ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ग्रामोफोन ज़रूर आइए। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप चाहे यंगस्टर हो या फिर आप मिडिल एज हो या फिर आप बुजुर्ग हो, आपको ग्रामोफोन में 100% अच्छा लगेगा। इसलिए ग्रामोफोन डिफरेंट है, मैंने आपको बता दिया कि अलग कैसे है। तो बस आइए ज़रूर पारुल्स ग्रामोफोन। थैंक यू। डॉक्टर सुमन द्विवेदी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, हमसे बातचीत। शुक्रिया। अंत में पारुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। पहली बात आपने कही कि पैसा चाहे कितना भी हो, हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो रुचे और जचे वो काम करना चाहिए। तीसरी बात आपने कही कि जो हमारी परंपरा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हम भूलते जा रहे हैं, वो लुप्त होती चली जा रही हैं और युवा पीढ़ी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। तो आप उन्हें भी बचाकर रखना चाहती हैं, उसके महत्व को हमें बताना चाहती हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसी बात पर मुझे दिनकर जी की एक रचना याद आती है, परंपरा। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो। इसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवनदायक है, विध्वंस से बचाकर रखने लायक है। आप बहुत नेक काम कर रही हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये काम और आगे बढ़े और लोग इस वीडियो को देखने के बाद
आपके ग्रामोफोन ज़रूर आए। पुनः आपका धन्यवाद और आभार। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। इससे होता कुछ नहीं, हम लोगों का हौसला बढ़ता है।